आज जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत मैं राकेश सर आपको इतिहास से संबंधित एक बहुत अच्छी टॉपिक लेकर आया हूं, जो भारतीय इतिहास के लिए स्वर्णिम काल था। एक ऐसा काल जो किसी भी कंपटीशन में पूछता है। आप कोई भी हिंदुस्तान का कंपटीशन दीजिए, यहाँ तक कि यूरोपीय इंग्लैंड की ब्रिटेन में जो पढ़ाई जाती हिस्ट्री है, उसमें से 1857 की क्रांति के बारे में पूछता है। तो जो क्रांति है 1857 की क्रांति है। कुछ नाम है जो हमने उनको शुरू से सुनना शुरू किया। याद है जब हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, तो लक्ष्मीबाई जी के बारे में कुछ पढ़ा करते थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मंगल पांडे के बारे में सुना था कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 2 अंग्रेजों बाघ और ह्यूरेस की हत्या कर दी, फिर फांसी दी गई उनको। हमने उसी समय कुंवर सिंह, नाना साहब और बेगम हजरत महल, लियाकत अली, अहमदुल्ला, ये तमाम लोगों को सुना था अब तक। लेकिन अब आज के समय पे इनसे प्रश्न बहुत उठा रहा है। अक्सर पूछता है कि क्रांति की तिथि कब थी, क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, विद्रोह कब हुआ, फिर किस किस अंग्रेज ने किनको कहां कहां विद्रोह को दबाया, नील कहां था, ह्यूरोज कहां था, कैंपेबल ने कहां दबाया, हडसन ने किसकी हत्या की। ये तमाम प्रश्न बने। इसके पहले भी बड़ा मंथन हुआ लोगों में कि भाई 1857 की क्रांति में कुछ भारतीयों ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये एकमात्र सैनिकों के असंतोष का परिणाम था। कुछ लोगों ने कहा कि सभ्यता और बर्बरता के बीच में ये युद्ध था। सबके अपने अपने तथ्य रहे, लेकिन भारतीय इतिहास के माध्यम से ये जाना गया कि आज से 1857 की क्रांति से पहले भारत में हिंदू मुसलमान ने कभी मिल करके इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था, और वो भी अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए। इनका ये पहला संग्राम था। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा और हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि 1857 की क्रांति क्या थी, क्या नहीं थी, उसके बारे में। देखते 1857 की क्रांति की बात करते अगर हम लोग हैं, तो उसमें आता है शब्द, देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे हम। अब 1857 की क्रांति के भीतर कुछ टॉपिकें हैं, इनको पहले जानना पड़ेगा। इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तिथि कब निश्चित हुई, देखते हैं। चूंकि भारत देश का हिस्सा कुछ बड़ा था, यह हिस्सा भी भारत का एक हिस्सा था जो पाकिस्तान से सटा हुआ था। भारत का यह भौगोलिक इसकी संरचना थी। अब यह कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो यहां पर एक राज्य था जो भारत की लगभग राजधानी थी, जिसको हम लोग दिल्ली के नाम से जानते थे, और दिल्ली की गद्दी पे एक शख्स का नाम आता है जो भारत के मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर साहब थे। और यही बहादुर शाह जफर को भारतीय इतिहास में एक नाम से जानते हैं कि ये भारत में मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश की, मुगलों की शाखा जो स्टार्ट होती है, उसका संस्थापक बाबर होता है, लेकिन उसका अंतिम शासक बहादुर शाह जफर होता है। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है हाल ही में कोई कंपटीशन में आया, हरदम पूछता है कि मुगल बादशाहों में या मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चूंकि बहादुर शाह जफर थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि बहादुर शाह जफर एक नाम मात्र के थे। ये पेंशन पर रहा करते थे। जब भारत पे अंग्रेजों ने कर्नाटक का युद्ध लड़ा था, 1744 से स्टार्ट हुआ था, लगातार 3 युद्ध किया था। 1764 तक युद्ध किया गया था। फिर उसके बाद आपने सुना होगा, उसमें प्लासी का भी युद्ध हुआ 57 में, फिर बक्सर का भी युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि भी हुई 1765 में, आपने इनको भी सुना होगा। फिर भारत में अंग्रेजों का एक आधिपत्य सा आ गया और ब्रिटेन का भारत में अधिकार पूरी तरह से सत्ता पर भी हो गया। और इलाहाबाद की संधि के दरमियान जो 3 राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको भी कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने। अब तो बहादुर शाह जफर साहब को नाम मात्र का शासक बनाया गया। इनको पेंशन दी गई कि आप पेंशन पे ही अपना जीविकोपार्जन करो। स्थिति बड़ी खराब हो गई। बात आती है, बहादुर शाह जफर नाम मात्र के थे, लेकिन तनाव में थे कि किसी तरह से इस सत्ता पे हूं, कुछ दिन तक रहूं, उसके बाद मैं इस सत्ता से हट जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल पेंशन है, एक राजशाही जीवन था, तो उनको जीना ही था। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अगर यहां पर किसी बात की बात में, यहां एक राज्य पड़ता है और जिसको हम लोग झांसी के नाम से जानते हैं।
झांसी एक ऐसा इलाका था, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी या एक ऐसा राज्य था कि झांसी पे जो गद्दी पर बैठा हुआ था उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था भाई? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में झांसी में लक्ष्मीबाई की कहानी भी है कि इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था अपने पति के मरने के बाद, गंगाधर राव को। लेकिन एक समस्या थी, बताया जाएगा कौन समस्या थी कि लक्ष्मीबाई जी को इस मैदान में आना पड़ा। लेकिन एक अंग्रेज था, उसने अपने लेखनी में लिखा था कि भारत में एकमात्र मर्द थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। इनके बारे में हम बताएंगे आगे कि इन्होंने क्या किया। इनका मायका जबकि वाराणसी से था लेकिन इनका संबंध झांसी से था, तो देखते हैं। यही पास में एक और की बात करते अगर हम हैं पास में, तो पड़ता आपका है यहां पे कानपुर। और जो कानपुर पड़ता है, इस कानपुर पे जो सत्ता थी, जो आधिपत्य था कानपुर में, वो नाना साहब का नाम आता है। किसका नाम आता है? नाना साहब जी का नाम आता है। नाना साहब कहां पे थे? ये कानपुर पे, जो कि एक दत्तक पुत्र थे। इनके पिता का पता नहीं था, इनको गोद लिया गया था और फिर इसके बाद सत्ता प्राप्त की, इसलिए इनको दत्तक पुत्र भी कहते हैं। तो कानपुर की गद्दी पर नाना साहब बैठे हुए थे। फिर आगे कानपुर के बाद अगला आता है यहीं पर, जिसे हम लोग लखनऊ कहते हैं। और लखनऊ की गद्दी पर एक नाम आता है जो सत्ता पे बैठा हुआ था, जिसे बेगम हजरत महल बोलते हैं। क्या कहते हैं? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ की सत्ता पर थे और ये भी बैठे थे। इसके बाद ये कहा जाता है कि बेगम हजरत महल के अलावा और भी कुछ हम लोग देखते हैं नाम आते हैं। उन नामों में आता है लखनऊ के बाद यहां पर एक आपका मिल जाएगा, हालांकि आगे मिलेगा आपका, ऊपर ही रहना चाहिए लेकिन देख लीजिए, एक आपका बरेली है। फिर यहीं बरेली से आपका एक फिरोजाबाद है। फिर यहीं पर एक फैजाबाद है। फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, यहाँ 3 हो गए डिस्ट्रिक्ट के बारे में। एक यहाँ पर आपको है जगदीशपुर, और जो जगदीशपुर था ये आपका पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? जगदीशपुर, यहाँ बिहार में पड़ता है। ये हो गया। अब इनमें भी देखते हैं, नामों की बात देखी जाए तो बरेली की गद्दी पर जो बैठा था उसका नाम था बरेली की गद्दी पर जो था इसको कहते थे लियाकत अली। जगदीशपुर की गद्दी पर जो था उसका नाम था कुंवर सिंह। क्या नाम था? कुंवर सिंह। मोहम्मद अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमद उल्ला थे। इसके आगे फिर और भी जो लोग थे, कुछ शासकों के बारे में देखा जाए तो फैजाबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, अजीमुल्ला थोड़ा सा यहाँ है, ये फतेहपुर फिरोजाबाद नहीं रहेगा, ये आपका आ जाएगा फतेहपुर से फतेहपुर से नाम आ जाएगा अजीमुल्ला साहब का, ये नाम आ जाएगा, सॉरी, अजीमुल्ला साहब का। ठीक है, लखनऊ से, ये जगदीशपुर से, और तमाम नाम आते हैं। मैं उन लोगों को बताया हूं जो नाम शायद इम्पॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में आए भी हैं और हर साल आते हैं। और थोड़ा सा यहाँ नाम एक चेंजिंग है, लिख दे रहा हूं। देखिए, बरेली से खान बहादुर साहब हैं, बरेली से खान बहादुर साहब हैं। और यहीं बरेली के हालांकि ऊपर थोड़ा सा पड़ता है इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद।
और इलाहाबाद में जो था उसका नाम था लियाकत अली। लियाकत अली। इतने लोग थे जो लोग इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रानी अवंतीबाई थी रायपुर में, और भी तमाम लोग थे। बात आती है इस क्रांति की। ये लोगों का अपना अपना एक जमींदारी प्रथा के माध्यम से जमींदार के रूप में, छोटे राजा के रूप में शासन करते थे। शासन करते समय दरमियान हुआ क्या कि एक भारत का गवर्नर आया था, और उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था भाई? लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी नामक गवर्नर था, इसने 1848 से 56 तक शासन किया और एक नीति स्थापित किया था जिसे हम लोग कहते हैं हड़प नीति, या इसी को कहते हैं व्यपगत या लैप्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी साहब के बारे में जानते रहिएगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके राज्यकाल में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। उसके काल में रेल डाक तार टिकट का प्रारंभ भी हुआ था उसी के काल में। डलहौजी ने अपने काल में कुछ अध्ययन किया, देखा इतने राजा हैं, इनमें से एकाक को छोड़कर जितने भी राजा हैं सबके पास बच्चे नहीं, सब लोग बच्चों को गोद लेने की कोशिश भी कर रहे। इसने एक इस मैटर को देख करके इस नीति को संचालित कर दिया जिसे हम लोग हड़प नीति कहते हैं, लैप्स थ्योरी भी कहते हैं अंग्रेजी में, या व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं इसी को। जब इसकी स्थापना कर दी इन्होंने तो फिर हुआ क्या देखो। अब जब ये नियम आया तो हड़कंप मच गया पूरे में। अरे यार, आपके कुंवर सिंह के पास बच्चे नहीं थे, अजीमुल्ला की बात वही थी, लियाकत साहब की हाल वही थी। हालांकि नाना साहब से लेकर के खुद दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनको कहने की बातें नहीं थी। लक्ष्मीबाई एक बच्चे को गोद ले रखी थी, और बहादुर शाह जफर के केवल बच्चे थे और एक दो लोगों के पास थे, बाकी सब लोग इसके शिकार में थे। 2-4 लोग तो सही भी थे। अब बात हुई कि इस नीति में यह था कि यदि कोई जमींदार या राजा शासन की सत्ता पे जब तक है, वो अंग्रेजों से पूछ करके कोई बच्चा गोद ले रहा है तो ठीक है, लेकिन बिना मेरी अनुमति के यदि बच्चा गोद ले रहा है तो मुझसे बिना अनुमति लिए उसके मरने के बाद उसकी राज्य, उसकी जिम्मेदारी, उसकी शासन व्यवस्था अंग्रेजों की हो जाएगी। ये तो एक नियम था, सिस्टम था कि हम इनको कैसे डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब किया गया। अब फंस गए ये लोग, सारे के सारे लोग फंसे। इन लोगों की इसकी सूचना हुई लैप्स थ्योरी की। इन्होंने कहा ठीक है, घबराओ नहीं, हम भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। इन लोगों ने व्यवस्था करनी शुरू कर दी। अगर इनकी व्यवस्था की बात आ गई तो इन्होंने किया क्या इस व्यवस्था में देख लेते। इस नीति के अंतर्गत आगे इन्होंने क्या किया कि इन सबने एक मीटिंग कर ली आपस में। और वो गुप्त मीटिंग थी, किसी को कोई पता वता नहीं था। अब मीटिंग करने के बाद उसमें एक फैसला लिया गया सारे लोगों का कि हम लोग एक दिन में, एक ही समय पर हम लोग अपने अपने इलाके में विद्रोह कर देंगे। आप कुंवर साहब जी जगदीशपुर में करिएगा, अहमदुल्ला साहब फैजाबाद में, अजीमुल्ला साहब फतेहपुर में, लियाकत साहब इलाहाबाद में, बरेली में खानपुर का बहादुर साहब, लखनऊ में बेगम हजरत साहिबा, कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, ये सब। इसमें थोड़ा सा बहादुर शाह जफर दूर थे। बाकी इन सब ने एक मीटिंग गुप्त की, और इस गुप्त मीटिंग के माध्यम से एक षड्यंत्र रखा कि यदि हम लोग अपने अपने यहां एक ही डेट पे विद्रोह करेंगे, कितने अंग्रेज है, थोड़े हैं, ये किसको दबाएंगे, सब भाग जाएंगे और हम आसानी से इनको भगा देंगे बाहर से और एक विशाल राज्य बनाएंगे। एक अच्छी सोच थी, सुनिश्चित योजना थी, काबिले तारीफ योजना बनाई गई थी ये कि ऐसा हम लोग करेंगे। हुआ क्या? कहते हैं होने को कुछ और ही मंजूर था होने को। फिलहाल अब यहां पे सारी व्यवस्था बन गई और डेट रखी गई कि हम लोग अपने अपने यहां क्रांति कब करेंगे, अर्थात क्रांति की तिथि निश्चित की गई। और जो क्रांति की तिथि निश्चित की गई वो कब की गई भाई? वो आपको की गई 31 मई 1857 को, कि 31 मई 1857 को हम लोग अपने अपने इलाके में क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देंगे।
इसमें षड्यंत्र में यह भी कहा गया हमारा एक निशान होगा, और जो निशान होगा एक दूसरे को पहचानने का, तब तो मोबाइल नहीं थी तो निशान भी तो होना चाहिए। कमल का निशान होगा और उसके साथ साथ रोटी, कमल और रोटी का निशान होगा कि ऐसा अगर कोई हमारा व्यक्ति जाएगा और अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या करेगा, ये निशान दिखा देगा तो समझ जाए कि ये हमारा बंदा है। ये बातें दबा दी गई कि चलो भाई अब कोई जानेगा नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, क्रांति की तिथि कब निश्चित की गई थी? 31 मई को 1857 को, और उसका निशान क्या था? कमल रोटी। कौन कौन लोग थे? ये सारे लोग थे कि हम लोग एक साथ विद्रोह करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिथि निश्चित कर दी गई लेकिन होनी तो कुछ और ही होनी थी। हुआ क्या देख लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा इनको हटाना पड़ेगा। हुआ इसमें यह कि भारत में जो सेना रहा करती थी इनकी, अंग्रेजों की, वो दो जगहों पे रहती थी। एक मेरठ में रहा करती थी, एक बंगाल में भी रहती थी। कहते थे कि यहां आपका बंगाल पड़ता था, और जो बंगाल था, इस बंगाल के बारे में कहा गया था, इस बंगाल में एक ये था कि यहां पे एक रेजिडेंट था जिसे हम लोग कहते हैं 34वीं, कई रेजिडेंट थे तो 34वीं रेजिडेंट का सिपाही था, रेजिडेंट का सिपाही था एक आदमी जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था भाई? मंगल पांडे। अंग्रेजों के खास व्यक्ति भी थे मंगल पांडे साहब। बटालियन होती है, एक पहली रेजिमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी करके होता है, और ये जिस रेजिडेंट के सिपाही थे चौथी रेजिडेंट में, उसका नाम था VNI। VNI का मतलब होता है बंगाल नेटिव, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं इसको है। और ये कहां पर भाई था? ये आपका वही जिसमें मंगल पांडे रहा करते थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है किस फैक्ट्री के सिपाही थे? तो बंगाल नेटिव फैक्ट्री के सिपाही थे। और ये किस स्थान पर रहते थे? तो बैरकपुर छावनी वहां से पड़ती है, ये बैरकपुर छावनी में के सिपाही थे, ये भी कंफर्म है। जितने मैंने एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया, आप आसानी से पकड़ सकते हो। बंगाल में ये यहां की कहानी ये थी। हुआ क्या देखिए, अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले जो बंदूक सबको दी थी, उसकी जो राइफल थी, वो राइफल जो है, उस राइफल का पुराना जो नाम बताया गया था, उसका पुराना नाम था ब्राउन बैंग। क्या नाम था? ब्राउन बैंग। ये पुरानी राइफल थी। कैसी थी भाई? पुरानी राइफल थी, ब्राउन बैंग। अब इस पर जगह पे अंग्रेजों ने इनको एक नई दी जिसे नई एनफील्ड राइफल कहते हैं, नई एनफील्ड राइफल कहते हैं। ये नई लाया अंग्रेजों ने। ये क्या लाया? नई लाया, नई राइफल लाया, नई एनफील्ड राइफल। पुरानी की जगह पे नई हो गई। क्या था खासियत इसमें? इसमें यह था कि पहले बंदूक की नाल जो देखे ही हो, तो अब तो कारतूस लगाते हैं, चला देते हैं, लेकिन अब उस वक्त क्या था? बुरादा आया। उस बुरादे को इसमें भरते थे और किसी सामान से इसको वो करते थे, और जब इसको खींचते थे उस जो इसमें था वो कारतूस में तो वो मुंह से खींचना पड़ता था, वो तनता था तो खुलता था, फिर बुरादों को इसमें भरते थे, फिर उसके बाद फायर करते थे। इसी को कहा गया था नई एनफील्ड राइफल। अब हुआ क्या भाई? देखिए, बात तो सब कुछ ठीक हो गई भाई, ये कर दिया जाएगा। नई एनफील्ड राइफल जब बना दी गई, अब इसमें किसी ने अफवाह फैला दी कि जो ये नई एनफील्ड राइफल है, इस नई एनफील्ड राइफल में जो हम लोग खींचते हैं दांत से, वो गाय व सूअर की चर्बी का बना है, सूअर की चर्बी का बना है। ये किसी ने बता दिया, चर्बी का बना है। अब लो भाई, गाय और सूअर की चर्बी का बना है, ये किसी ने इनको बता दिया। कुछ उसके
सबूत भी मिल गए। एक बार मंगल पांडे गए नदी के किनारे, स्नान कर रहे थे, तो इनका लोटा एक शूद्र व्यक्ति था, उसके पैर से या हाथ से जो भी लगा हो, तुरंत गुस्सा हो गए और मंगल पांडे ने कहा तुम तो यार छू दिए। उस शूद्र ने कहा वाह भाई पंडित जी, बड़ी अच्छी बात कह रहे, मैंने छू दिया तो लोटा शूद्र हो गया, अछूत हो गया, और आप वहीं आपके हिंदू धर्म में सबसे पवित्र क्या है? गाय माता है, और गाय की चर्बी को मुंह में डालकर खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं शूद्र हो रहा हूं। वो गाय की बनी है जो मुंह से खींचते हैं, और सूअर के चमड़े से बनी हुई है तब वो तंता है। और हिंदू धर्म के लिए गाय पवित्र है, मुस्लिम धर्म के लिए सूअर अपवित्र है। ये दोनों चीजें जान लीजिए, मुस्लिम धर्म में सूअर से अपवित्रता दूरी रखता है, वैसे हिंदू धर्म गाय से नजदीकी रखता है। दोनों धर्म के सिपाही थे इनके साथ। अब दोनों के लिए एक बड़ा आघात था। ये बातें मंगल पांडे सुना, उसका दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया, यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये सब मेरे साथ छल किए। इसने अपने अंग्रेज गवर्नर के पास पहले भाग के गया, और जो अंग्रेज गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसका नाम था बाग, लेफ्टिनेंट बाग था, और ह्यूज था, कर्नल ह्यूज था। इन दोनों के पास पहुंचते हैं। इन दोनों के पास जब पहुंचते हैं, बोला साहब आपने हमारे साथ धोखा किया, नहीं माना। इसने तुरंत मंगल पांडे ने इन दोनों को, ह्यूज को तो काट डाला, ह्यूज को काट डाला और गोली मार दी। किसको? बाग की हत्या कर दी, गोली मार दी, या मतलब गोली मारकर हत्या कर दी, गोली मार दी। दोनों की मृत्यु हो गई, गोली मार दी, दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों की मृत्यु हुई, हड़कंप बच गया। यह घटना कब किया मंगल पांडे ने? 29 मार्च को किया, 29 मार्च 1857 को किया। जेहन में याद रखना, 31 मई तक क्या होगा, इधर उसके पहले नई घटना शुरू। और 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और कर्नल ह्यूज को, मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, उसने ह्यूज को काट डाला और बाग को गोली मार दी। अब तो भड़कम मच गया भाई ब्रिटिश में, किसी व्यक्ति का इतना जघन्य वारदात। तुरंत कमांडर बुलाए गए, जो अंग्रेजों की तरफ से राइफल्स थी उनको और सेनाओं को बुलाया गया, सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए, और बाकी सारे इनके साथी भाग गए, अकेले मंगल पांडे खड़े थे। इनको गिरफ्तार किया गया, मंगल पांडे जी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, कब भाई? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। किस पर? फांसी पर चढ़ा दिया गया, चढ़ा दिया गया। अब तो ये समझी गए, बड़ी दुखदायी घटना थी भारतीयों के लिए। सैनिकों में विद्रोह जो था वो चुप। आज भी तो जैसे कोई अगर किसी का विरोध करता है तो वो लोकतंत्र के दायरे में रहकर बहुत डर जाता है कि भाई मुझसे नहीं मतलब, जाओ भाड़ में जाओ, मुझसे नहीं होने वाला है। तो वही हाल है कि सारे लोग चुप। ये पूरी घटना जो थी स्टार्ट हो गई। अब हम पहुंच रहे हैं क्रांति के नजदीक। इस टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिएगा। दोहरा दे रहा हूं, दोहरा ये रहा हूं कि बंगाल में 34वीं रेजिमेंट का सिपाही कौन था भाई? बंगाल में 34वीं रेजिमेंट का सिपाही, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जो बीएनआई का था, अर्थात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, जो बैरकपुर छावनी में रहता था। मंगल पांडे को किसी ने कहा कि साहब अब जो आप मुंह से कारतूस खींचते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी का बना होता है। जो पुरानी राइफल थी ब्राउन बैंक, उसकी जगह पे नई एनफील्ड डलाई गई, और जो नई राइफल थी जिसमें ये चीज बताई गई। मंगल पांडे गुस्साता है और लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूज, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको काट डालता है और गोली मार देता है, हत्या कर देता है। कब? 29 मार्च 1857 को। हत्या करने के बाद 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसे ही क्रांति खत्म नहीं होती, इसकी चिंगारी निकल गई। कब निकली? कहता है विद्रोह की स्टार्टिंग तो इधर से हो गई,
लेकिन हुआ क्या, इस घटना के बाद देखते हैं 8 अप्रैल को तो मंगल पांडे को लगा कि अब फांसी पे चढ़ा दिया गया, अब पूरी कहानी खत्म हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हुआ बहुत बड़ा, थोड़ा सा लेट हुआ। हुआ क्या, एक और छावनी थी यहां पे जिसे मेरठ कहते थे, और मेरठ एकदम दिल्ली से सटा हुआ था, और दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो अंतिम था वो बैठा था। मेरठ भी एक छावनी थी, और जो ये छावनी थी ये किसकी छावनी थी, ये छावनी आपके अंग्रेजों के सिपाहियों की थी। तो मेरठ में मार्केट में सुबह लोग टहल रहे थे या बैठे थे, तो गांव वालों से बहस हो गई सैनिकों की। गांव वालों ने कहा कि बहुत बने हो, तुम्हारा एक भाई विरोध किया, उसको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया, तुम लोग क्या बना बिगाड़ लिए, कौन सा गलत उसने विरोध किया। वहां के सिपाही उक्रेसित हो गए एकदम। उक्रेसित होने के बाद उसने क्या किया कि अटैक कर दिया। अब अटैक जब किया तो पूरी मेरठ में छावनी जो थी ना, जेलों को छोड़ दिया, तो खोल दिया गया, सारे कैदियों को भगा दिया गया, और यहां से ये लोग निकल पड़ते हैं। कौन लोग, मेरठ के सिपाही क्रोधित होकर, गुस्सा होकर, और कहां पहुंचते, दिल्ली। शाम को निकलते, सुबह पहुंच जाते। मात्र वहां पे गाड़ी मोटर से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का, और वो पहुंच जाते हैं। जा देख लो, पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पास क्या होता है, दिल्ली के इस स्टेट पर खड़ा हो जाते हैं, और यहां का बादशाह था बहादुर शाह जफर। कौन था भाई, बहादुर शाह जफर साहब थे। और इसी पे क्वेश्चन आता है कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे। अभी हाल ही का प्रश्न आया है, अंतिम मुगल बादशाह भारत में कौन थे, तो किसका नाम आता है, आपके जो बहादुर शाह जफर है, इनके बारे में आता है। अब मेरठ की छावनी में तब्दील हो गया, मेरठ के सिपाही यहां पहुंच गए, और ये पहुंचने की घटना कब की है, 10 मई की है। 10 मई 1857 को ईस्वी को ये मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया। और कहां पे विद्रोह हुआ था, मेरठ में। तो ये प्रश्न बन जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो कहां से हुई भाई ये शुरुआत, ये शुरुआत आपकी मेरठ से हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब इस क्रांति की शुरुआत तो हो गई, अब हमने देखा था डेट कब रखी गई थी, 31 मई को, 31 मई को, कि हम लोग विद्रोह करेंगे भाई 31 मई को। सारे जमींदारों ने शुरू किया था, लेकिन सैनिकों ने तो विद्रोह कभी शुरू कर दिया, 10 मई को। अभी 20-21 दिन का समय था, विद्रोह स्टार्ट। पूरे दिल्ली में जितने भी अंग्रेज थे उनको मारा काटा गया, उनके घरों को लूटा गया, सैनिक उत्तेजित हो गए, सारे अंग्रेज छोड़कर भाग गए दिल्ली। अब बहादुर शाह जफर के सामने गए, साहब आप साथ दो। अब बहादुर शाह जफर तुरंत सरेंडर हो गया कि मुझसे क्या मतलब, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब बहादुर शाह जफर इनके साथ हो लिया अपने सैनिकों को लेकर के। क्रांति की स्टार्टिंग शुरू हो गई। कहते हैं क्रांति की स्टार्टिंग शुरू हो गई मेरठ से। अब इसमें बात आती है कि जितने भी लोग थे, जहां जहां पे थे, उन्होंने भी अपनी विद्रोह शुरू कर दिया। किसी ने मेरठ में, किसी ने झांसी में लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया 13 मई को, ठीक 13 मई को। किसी ने लखनऊ में बेगम हजरत महल ने भी कर दिया 11 मई को। नाना साहब ने कर दिया, नाना साहब ने भी कर दिया 15 मई को। यानी छिटपुट ये लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। ले भाई, हो गई बवाल। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, रुक रुक कर हर एक विद्रोह को दबाने का अवसर मिल गया, और हर एक विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। बड़ा ही जघन्य घटना भारत के लिए हुई। अगर यह डेट एक निश्चित तौर पे होती तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता। एक निश्चित तिथि पे ना होने के कारण यह क्रांति असफल हो गई। अगर 31 मई को हुई होती, 20 दिन और बाद हुई होती तो ठीक है। सैनिकों ने ही विद्रोह किया, बाद में जमींदारों ने कहा यार अवसर अच्छा है, वो विद्रोह कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम भी कर देते। अब करते करते कोई 10 को, कोई 15 को, कोई 20 को, कोई 25 को, कोई 1 महीना, अब आराम से अंग्रेज दबाना शुरू कर दिए और इस विद्रोह को दबा डाले। ये हो गई आपकी इस क्रांति के यहां तक कि अब विद्रोह को दबाया गया। ये भी प्रश्न आता है। पहला तो इनको दबा दिया गया बहादुर शाह जफर साहब को,
बहादुर शाह जफर साहब जो दबाए गए विद्रोह के रूप में, और इनको बर्मा भेज दिया गया। कहां भेजा गया? बर्मा। ये बेचारे बर्मा चले गए, भेजा क्या गया? बर्मा चले गए। और जो बर्मा चले गए, तो बर्मा चले गए तो क्रांति का प्रारूप खत्म हो गया। और वो प्रारूप जो खत्म हुआ उसमें एक अंग्रेज का नाम बड़ा आता है, हडसन। हडसन नामक अंग्रेज ने आपके इस दिल्ली के विद्रोह को क्या किया? दबाने में काम किया। बड़ा पूछता है क्वेश्चन, किन किन लोगों ने कहां कहां दबाया था। दूसरा एक आता है नाम कानपुर, नाना साहब। कानपुर में नाना साहब के विद्रोह को किसने दबाया? कानपुर में नाना साहब के विद्रोह को किसने दबाया? तो कानपुर में नाना साहब थे, यहां लिखेंगे नाना साहब के विद्रोह को दबाया गया। और जो नाना साहब के विद्रोह को कानपुर में दबाया गया उसको कैंपबेल ने दबाया। कैंपबेल दत्तक पुत्र थे। यहीं पर नाना साहब के बाद अगला नाम आता है लखनऊ की बेगम हजरत महल। ये लखनऊ था, लखनऊ की बेगम हजरत महल थी। और बेगम हजरत महल के विद्रोह को भी दबा दिया गया। और दबाने के लिए पीछे लॉरेंस और कैंपबेल, हालांकि कैंपबेल का नाम आता है, कैंपबेल, लॉरेंस मारा गया इसमें। और कैंपबेल जो था उसने लखनऊ की बेगम हजरत महल के विद्रोह को भी दबा दिया। झांसी की लक्ष्मीबाई को, झांसी पड़ती है, और झांसी की लक्ष्मीबाई के विद्रोह को किसने दबाया? लक्ष्मीबाई के विद्रोह को तो एक नाम आता है ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने। ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने। बड़ी विचित्र कहानी है, ये निकलने का प्रयास करती हैं। ह्यूरोज इनको घेर लेता है और इनके शरीर के कई टुकड़े करता है। देश के लिए बड़ा दुखदाई घटना होती है। तो इनकी विद्रोह को भी किसने दबाया? ह्यूरोज ने दबाया। इलाहाबाद के लियाकत अली साहब हैं, लियाकत अली साहब हैं। लियाकत अली साहब कहां के हैं भाई? हैं इलाहाबाद के हैं। और इलाहाबाद के लियाकत अली साहब के विद्रोह को दबाने का काम अगर किसी ने किया तो एक नाम आता है कर्नल नील साहब। बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे कर्नल नील, कर्नल नील साहब थे। इन्होंने यहां के विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, लियाकत अली जो थे इनको भी दबाने का काम इलाहाबाद के में थे ये कर्नल नील साहब ने किया था। इसके बाद आगे जगदीशपुर आता है, कुंवर सिंह को विलियम टेलर और आयर। विलियम टेलर और आयर। अच्छा, इनका विद्रोह आजमगढ़ में हुआ था। कुंवर सिंह जी का जो नाम आता है आपके जगदीशपुर से ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आपको पड़ता है। जो कुंवर सिंह ने जाकर के इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया किसने? विलियम टेलर ने दबाया। और आयर साहब ने जगदीशपुर के कुंवर सिंह जी का भी विद्रोह दबा दिया। बरेली में खान बहादुर खां, बरेली में थे खान बहादुर खां। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम ये भी है। बरेली में खान बहादुर खां के विद्रोह को दबाया, यहां भी हडसन ने दबाया। किसने? हडसन ने दबाया। यहां भी विद्रोह बरेली में हडसन साहब ने इसके विद्रोह को दबा दिया। अगला है इसमें फैजाबाद में अहमदुल्ला। फैजाबाद में अहमदुल्ला है ना, अहमदुल्ला। इनको दबाने का काम कर्नल नील ने किया। कर्नल नील। एक और विद्रोह था, इसको दबाने का काम फतेहपुर के अजीमुल्ला को रेनल्ड ने। फतेहपुर के अजीमुल्ला रेनल्ड ने दबाया।
मैं इसका इसलिए नाम लिखा हूं, देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। हडसन पूछेगा बहादुर शाह, ये विलियम टेलर और ये कुंवर सिंह के विद्रोह को हडसन ने बरेली में, और कर्नल नील ने फैजाबाद में, और लखनऊ में बेगम हजरत महल को कैंपबेल ने, और आपके लियाकत अली ने इलाहाबाद में कर्नल नील ने, फतेहपुर में अजीमुल्लाह को रेनल्ड ने, झांसी में लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने। अब इतने तो क्वेश्चन जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबकी हत्या कर दी गई इसमें। कोई यहां चला गया, जैसे दिल्ली के बहादुर शाह जफर, ये कहां चले गए भाई? ये तो आपके चले गए कहां पे? वर्मा चले गए। दूसरा कानपुर वाला मामला आता है, नाना साहब का देख लेते हैं। नाना साहब भी यहां से नेपाल चले गए। ये बेचारे कहां चले गए? निर्वासित होकर नेपाल चले गए। बरेली में खान बहादुर साहब थे, तो बरेली जो था आपका पड़ता है खान बहादुर साहब, ये नेपाल ये भी चले गए। देखो ये बहुत कम मिलता है किताबों में, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप किसी किताब में जल्दी नहीं पाओगे। बरेली में ये, फैजाबाद में अहमदुल्ला हैं, फैजाबाद में अब्दुल्ला, ये कहां चले गए? ये शाहजहांपुर में चले गए। शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में चले गए। फिर अगला आपका आता है इसमें अजीमुल्लाह फतेहपुर के हैं, ये नेपाल चले गए। अजीमुल्लाह फतेहपुर के हैं, ये भी आपके कहां चले गए? नेपाल चले गए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला फैजाबाद में अहमदुल्ला हैं, ये तो हो ही गया। बरेली में खान बहादुर है, नेपाल गए, ये भी हो गया आपका। फिर अगला इसमें कौन बच रहा है? लक्ष्मीबाई, ये तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, वीर गति को प्राप्त हुई, ये वाला क्वेश्चन। आपके नाना साहब बचते हैं, है ना, कानपुर के नाना साहब, ये भी नेपाल चले गए। कहां पे? नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल बस्ती है लखनऊ की, ये भी नेपाल की तरफ पलायन कर गई। बेगम हजरत महल कहां है? यही है ना, बेगम हजरत महल, ये भी आपकी नेपाल चली गई। तो ये चीजें हमने जो बताया है, ये किसी किताब में आप पूरा नहीं पाओगे। मैंने इसमें पूरा बताया कौन कहां गया। तो ये क्रांति तो खैर असफल हो गई, लेकिन पहली 1857 स्वतंत्रता संग्राम रहा, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बना कि इधर से प्रश्न आते हैं, और ये तिथि जरूर पूछता है, और ये 10 मई का मामला, ये भी आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो मान के चलिए कि 1857 की क्रांति से ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ और इसमें टॉपिक हैं, देख लेते हैं कौन से टॉपिक है, हल्का सा। अब तो ये खत्म ही लगभग है। इसमें एक टॉपिक जो पूछ रहा है कि एक नाम आता है कानपुर और ग्वालियर, ग्वालियर से एक नाम आता है जिसका नाम होता है तात्या टोपे। क्या नाम है? तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पूछता है कि इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे, तात्या का मतलब दांत का बना होता है, और एक टोपी पहनते थे तो उस पे हीरे जड़ित थे, तो इनका नाम है तात्या टोपे हो गया। और ये रामचंद्र पांडुरंग कौन थे? रामचंद्र पांडुरंग इन्हीं के ये थे। तो ग्वालियर में इन्होंने विद्रोह किया था, लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी, इनको अंग्रेजों ने तोप में लगाया, उड़ा दिया पूरी तरह से। तो तात्या टोपे भी क्या हुए? इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं क्या कि इस क्रांति में इतिहासकारों के मत पूछता है, क्या थे मत इतिहासकारों के, ये प्रश्न पूछता है। तो इस क्रांतिकारी में इतिहासकारों के मतों की बात करेंगे अगर, तो कौन कौन से मत हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-4 मत है, देख लो कौन कौन से मत हैं। एक, वीडी सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? वी.डी. सावरकर साहब ने कहा है, वी.डी. सावरकर साहब ने कहा है। एक प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा एक टॉपिक है, ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने। एक नाम आता अंग्रेज था डिज़रायली ने,
डिज़रायली ने कहा था। यह भी क्वेश्चन है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, इसने कहा। अगला है, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। इसमें केवल सिपाही शामिल हुए थे, सिपाही विद्रोह था। तो ये आपका दो नाम है, लॉरेंस, एक नाम लॉरेंस का आता है, सर जॉन लॉरेंस, और एक सिले, एक सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, और एक नाम सिले का आता है। अच्छा, ये भी है, भारत में अंग्रेजी सेना को गठित कब किया गया? अंग्रेजी भारतीय सेना, अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन लॉरेंस ने 1748 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन लॉरेंस ने कब किया था? तो 1748 में किया था। यह क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो यह आपका पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। अगला क्वेश्चन यह भी होता है। एक दो टॉपिक और इसकी बची हुई है। इसमें बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। किसने कहा था? होम्स ने। एक नाम आता है होम्स। होम्स ने यह बात कही थी कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का प्रश्न है। अगला इसमें है, बस इतना ही सही है। और इसमें आपने ये टॉपिकों को तैयार किया तो सबसे अधिक अगर कोई टॉपिक इसमें पूछता है तो जान लीजिए ये वाला, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा है? बी.डी. सावरकर ने लिखा है। अब यहां का कि राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरे भारत में जमींदार भी था, सैनिक भी था, किसान भी था, डिज़रायली ने कहा है। वही पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, लॉरेंस और सिले दोनों ने कहा है। और यह बर्बरता और सभ्यता, भारतीयों को बर्बर बताया और हमारी अंग्रेजी सभ्यता को बर्बाद किया जा रहा है, यह किसने लिखा था? होम्स ने कहा। इस युद्ध में सबसे अधिक सेना कहां की साथ दी थी? तो अवध की सेना ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी थी। तो ये आपके प्रश्न है जो ऑलरेडी एग्जाम में आते रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। तो आगे फिर मिलेंगे इसी कक्षाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।